Hello, fellow students. Let's discuss the another topic of India's balance of payment, that is balance of payment accounting. इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके अंदर अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है, मतलब कौन सी चीज़ कहाँ रिकॉर्ड की जाती है, उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो पेमेंट है उसका बैलेंस करना, वो कैसे होता है। मतलब जब पेमेंट जो है वो बैलेंस हो जाए, यानी जो उसका बैलेंस आए वो ज़ीरो आए, और वो ज़ीरो कब आएगा, हर एक ट्रांजैक्शन जो है वो डबल साइडेड होती है, टू साइडेड होती है। मतलब उसका एस्पेक्ट डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है, ठीक है। तो अगर मैं उसका नल इफेक्ट देखूँ, उसका बैलेंस देखूँ, तो वो कितना रहता है, ज़ीरो ही रहता है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी जब पेमेंट के अंदर बैलेंस हो। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में सिचुएशन कुछ अलग होती है, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो मैच नहीं होता है, मतलब ज़ीरो नहीं होता है। और इसका कारण है जो सारी ट्रांजेक्शन होती है ना, उसका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता पूरा। इस वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका बैलेंस जो है ज़ीरो नहीं होता। अब बात करते हैं कि इसकी कैटेगरीज क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को वैसे तो दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, बट एक और कैटेगरी हम इसकी बना देते हैं, जो कि है सबसे पहले करंट अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट, एंड देन ऑफिशियल फाइनेंसिंग। ओके, हम इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं करंट अकाउंट के बारे में। करंट अकाउंट के अंदर हम दो आइटम्स को लेते हैं, एक तो आ गया विजिबल आइटम्स और एक आते हैं इनविजिबल आइटम्स। इनके बारे में हमने कल भी बात की थी। अगर आज बताऊं तो विजिबल आइटम्स के अंदर वो आइटम्स आते हैं जो कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होते हैं, मतलब जिनको हम गुड्स में एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करते हैं, वो विजिबल आइटम्स के अंदर आते हैं। और इनविजिबल आइटम्स के अंदर फर्दर चार कैटेगरीज होती हैं। अगर पहले की बात करूं तो सबसे पहले आता है नॉन फैक्टर सर्विसेज। नॉन फैक्टर सर्विसेज के अंदर वो सर्विसेज आती हैं जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनसे रिलेटेड नहीं होती। ये इसके अंदर आ जाती हैं इनसे अलग, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, ओके, और शिपमेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गई। ऐसी सर्विसेज किसके अंदर आती है, नॉन फैक्टर सर्विसेज के अंदर। और इनको किस में कैटेगराइज किया जाता है, इनविजिबल के अंदर, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी होती है इसके अंदर वो होती है इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम इन्वेस्टमेंट इनकम कैसे होगी, मतलब जब कोई एनआरआई इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेगा, इंडिया की किसी मार्केट, इंडिया के किसी बिजनेस के अंदर, या फिर इंडिया के शेयर मार्केट में, तो वो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट होगी। अब अगर एनआरआई इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेगा तो हमें क्या देनी पड़ेगी, उनको डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो कौन सी पेमेंट होगी, वो होंगी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। ऐसे ही अगर इंडिया फॉरेन में इन्वेस्ट करता है तो उन्हें क्या मिलेंगे, डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट उन्हें भी मिलेगा, ठीक है। तो ये इनकम कौन सी होगी, इन्वेस्टमेंट इनकम होगी। और दोनों को ही किसके अंदर डाला जाता है, इनविजिबल आइटम्स के अंदर डाला जाता है, ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं हम प्राइवेट ट्रांसफर्स के बारे में। प्राइवेट ट्रांसफर जैसे कि हो गया रेमिटेंस। अब रेमिटेंस क्या होता है, रेमिटेंस एज अ गिफ्ट और एज अ पेमेंट दी जाती है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि फ़ॉरेन से इंडिया में आए या इंडिया से फ़ॉरेन में जाएँ। तो यहाँ पर जो हम डालते हैं वो डालते हैं नेट के बारे में, ठीक है। जितना भी इनफ्लो हुआ है उसमें अगर हम आउटफ्लो माइनस कर दें तो वो आ जाएगी नेट प्राइवेट ट्रांसफ़र्स। तो जितना भी प्राइवेट ट्रांसफ़र्स का इनफ्लो हुआ है और जितना भी प्राइवेट ट्रांसफ़र का आउटफ्लो हुआ है, उन दोनों को अगर माइनस कर दें तो नेट प्राइवेट ट्रांसफ़र आ जाता है। और नेट प्राइवेट ट्रांसफ़र को हम किसके अंदर डालेंगे, इनविजिबल आइटम्स के अंदर। अब चलते हैं फोर्थ कैटेगरी पे। फोर्थ कैटेगरी होती है ऑफिशियल ट्रांसफ़र्स की। ऑफिशियल ट्रांसफ़र्स, ऑफिशियल ट्रांसफ़र्स के अंदर आ जाते हैं ग्रांट्स, जैसे कि ओवरसीज़ एड हो गए, ठीक है। मतलब एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पर जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को क्या देती है, हेल्प देती है या फिर मनी देती है, फूड देती है, कोई मेडिसिन प्रोवाइड कराती है, तो वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, वो सब आ जाएंगे ऑफिशियल ट्रांसफ़र ग्रांट्स के अंदर। मतलब ये क्या होगा, एक कंट्री दूसरी कंट्री को हेल्प करेगी, तो ये सारी आ जाती हैं इनविजिबल आइटम्स के अंदर, ठीक है। मैं बात करूँ अगर करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट को ना इस तरीके से मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट साइड, इधर क्या होगी, डेबिट साइड।
क्रेडिट साइड के अंदर सारे जो हैं इनफ्लोज रिकॉर्ड किए जाते हैं, जितने भी इनफ्लोज होंगे वो सारे यहाँ पे आएंगे, और जितने भी आउटफ्लोज होंगे वो कहाँ आएंगे, इधर आएंगे। और इनफ्लो आउटफ्लो किस चीज़ के, अगर मान के चलते हैं हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने से हमारे पास क्या होगा, फॉरेक्स रिजर्व आएगा, फॉरेक्स आएगा ना, तो फॉरेक्स आएगा तो कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, इनफ्लो के अंदर, यानी क्रेडिट साइड के अंदर, यानी एक्सपोर्ट का आएंगे इधर आएंगे। और अगर इम्पोर्ट करते हैं हम, इम्पोर्ट करेंगे तो जो फॉरेक्स है वो घट जाएंगे, फॉरेक्स घट जाएंगे यानी क्या होगा, आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा तो हम कहाँ लिखेंगे उसको, डेबिट साइड के अंदर, इम्पोर्ट्स। ठीक है, इम्पोर्ट्स आ गया कहाँ, डेबिट साइड के अंदर। अब जितने भी ये क्या है, इनविजिबल आइटम्स हैं, इसके अंदर जितनी भी पेमेंट करेंगे वो पेमेंट कहाँ आएंगी, आउटफ्लो हो रही है ना पेमेंट के अंदर, तो पेमेंट सारी यहाँ पे आ जाएंगी। और जितनी भी रिसीट्स होंगी वो कहाँ पे आ जाएंगी, इधर आ जाएंगी। अब जो है ये सब रिकॉर्ड करने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि जो एक्सपोर्ट और रिसीट का टोटल है वो इम्पोर्ट और पेमेंट के टोटल से क्या होगा, मैच कर रहा होगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो जो भी इनका बैलेंस होगा वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। जैसे अगर मैं बात करूँ तो डेबिट साइड अगर ज़्यादा है, डेबिट साइड यानी हमारे आउटफ्लो ज़्यादा हैं, किससे, हमारे इनफ्लो से हमारे क्या है, आउटफ्लो ज़्यादा है, तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है। ठीक है, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है यानी हमारे इनफ्लो ज़्यादा हैं किससे, आउटफ्लो से, तो उस टाइम पर क्या हो रहा है, सरप्लस हो रहा है हमारे किसके अंदर, करंट अकाउंट के अंदर। तो कोई भी सिचुएशन है, कोई भी बैलेंस है, वेदर इट इज़ डेफिसिट और सरप्लस, हम किसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे उसको, कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में 3 टाइप्स के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। फर्स्ट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सेकंड इज कमर्शियल एंड अदर बोरोइंग, एंड थर्ड इज एनआरआई डिपॉजिट। हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी 2 तरीके से क्लासिफाई की जाती हैं, एफडीआई एंड एफपीआई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के अंदर करती है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट भी 2 तरीके की होती है। सबसे पहली बात एफडीआई। एफडीआई वो इन्वेस्टमेंट होती है जो एक कंपनी दूसरी कंट्री में कंट्रोलिंग ओनरशिप पाने के लिए करती है, मतलब किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना। जब कोई कंट्री के इन्वेस्टर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं दूसरी कंट्री में, तब वो कौन सी होती है, एफडीआई। और ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि वो उनकी डे टू डे जो एक्टिविटीज़ है उनके अंदर पार्टिसिपेट कर सके और उस कंपनी को आगे बढ़ाकर अपना पर्सनल बेनिफिट कर सके। तो ये होता है एफडीआई के अंदर। और एफपीआई क्या होता है, एफडीआई की जो फुल फॉर्म होती है ना, एफडीआई की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, और जो एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती है, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है, तब वो कौन सी होती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और ये सारी ही किसके अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी, ये सारी कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं कमर्शियल एंड अदर बोरोइंग। बोरोइंग इसीलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि हम इसके अंदर नेट लेते हैं। नेट मतलब बोरोइंग माइनस लैंडिंग, मतलब जितना हमने बोरो किया है, जितना हमने दूसरी कंट्री से बोरो किया है, माइनस जितना हमने दूसरी कंट्रीज को दिया है, वो हम लेते हैं नेट के अंदर। तो ये है कमर्शियल एंड अदर बोरोइंग्स। ठीक है, ये तो इजी पार्ट था। जब किसी देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए तो उस केस में क्या करते हैं, वो कंट्रीज बोरोइंग्स करती हैं। तो वो बोरोइंग्स जो हैं वो कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या की जाती हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं। फिर हम बात करते हैं एनआरआई डिपॉजिट के बारे में। एनआरआई डिपॉजिट के अंदर जब एनआरआई इंडिया के अंदर डिपॉजिट करवाता है, और इसके अंदर भी हम नेट लेते हैं, इसके अंदर भी हम नेट लेते हैं, मतलब टोटल जो एनआरआईज ने डिपॉजिट करवाए और जो रेजिडेंट्स थे उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ में डिपॉजिट करवाए, वो अमाउंट और डिपॉजिट वाला अमाउंट को माइनस करके जो अमाउंट आएगी ना, वो हम किसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे, एनआरआई डिपॉजिट के अंदर। अब
जो एनआरआई डिपॉजिट होते हैं ना उसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि और जो एनआरआई होते हैं ना वो इंडिया के अंदर एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। एफडी में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? ताकि वो इंटरेस्ट अर्न कर सकें। और सर्टेन एफडीज तो ऐसी होती है जिन पर इंटरेस्ट जो मिलता है ना वो क्या होता है? टैक्स फ्री। ठीक है, तो इसका डबल बेनिफिट होता है। तो क्या करते हैं एनआरआई हमारे इंडिया के अंदर डिपॉजिट्स करवाती हैं। तो हमने जो डिपॉजिट करवाए और जो एनआरआई ने डिपॉजिट करवाए उनका माइनस हम किसके अंदर लिखते हैं? एनआरआई डिपॉजिट के अंदर। सो मैं इसलिए कह रही थी कि यहाँ पर भी क्या लिया जाता है? नेट लिया जाता है। अब जो इसका बैलेंस होगा ना वो ट्रांसफ़र किया जाएगा किसके अंदर? ऑफिशियल फाइनेंसिंग के अंदर। अब हम बात करेंगे ऑफिशियल फाइनेंसिंग की। अब हम बात करते हैं ऑफिशियल फाइनेंसिंग की। इसके अंदर दो टाइप के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। एक तो होती है फॉरेन एक्सचेंज बोरोइंग एंड लेंडिंग, और दूसरी होते हैं रिजर्व्स। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज बोरोइंग एंड लेंडिंग के बारे में। हमारा जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कुछ स्पेसिफिक रीज़न के लिए किसी भी पर्सन को परमिट करता है कि वो बोरो और लेंड कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज में। किसे? किसी भी एनआरआई को। ठीक है, और किसी भी पर्सन को परमिट कर सकता है जो कि इंडिया का रेजिडेंस होगा कि वो बोरो और लेंड कर सकता है रुपीज़ के अंदर किसी भी एनआरआई को। ठीक है, लेकिन ये जो दोनों ही सर्कमस्टांसेस है ना ये कुछ स्पेसिफिक रीज़न के लिए ही इन्हें परमिट मिलेगा। और इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट बोरोइंग एंड लेंडिंग रेगुलेशन एक्ट भी बनाया गया है 2021 का। और इसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन जो कि रिलेटेड होंगे किससे? बोरोइंग एंड लेंडिंग से। कि हम बोरोइंग एंड लेंडिंग किन किन से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किसके थ्रू कर सकते हैं, कितना उस पर इंटरेस्ट लगेगा, कितने टाइम के लिए कर सकते हैं। जैसे कि हम जो है वो पेमेंट कर सकते हैं किसके थ्रू? एक स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंट जो कि होता है कमर्शियल एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग अकाउंट और एक्सटर्नल कमर्शियल लेंडिंग अकाउंट। तो इनके थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं? बोरोइंग एंड लेंडिंग कर सकते हैं। किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की। हमें किसी भी करनी है, लोन देना है या फिर हमें बोरो करना है, रुपीज़ में करना है या फॉरेन एक्सचेंज में करना है, हम इन्हीं अकाउंट के थ्रू क्या कर सकते हैं? उसकी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? फॉरेन एक्सचेंज बोरोइंग एंड लेंडिंग। अगर हम बोरो करेंगे तो वो भी हम किसके अंदर डालेंगे? ऑफिशियल फाइनेंसिंग के अंदर। अगर हम लेंड कर रहे हैं तब भी हम किसके अंदर डालेंगे? ऑफिशियल फाइनेंसिंग के अंदर। अब हम बात करते हैं रिजर्व्स की। रिजर्व्स के लिए मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिएगा। अगर मैं रिजर्व्स को क्लासीफाई करूँ तो इसको 4 तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। सबसे पहला जो होगा वो होगा फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी फॉरेन करेंसी के बारे में कौन नहीं जानता? फॉरेन करेंसी जो है मेनली हमारा यूएस डॉलर ही होता है उसके अंदर। अब मैं बात करूँ तो सबसे हाईएस्ट जो हमारा यूएस मतलब सबसे हाईएस्ट जो हमारी फॉरेन करेंसी रही है ना वो 42 यूएस डॉलर की रही है। एंड अब जो है वो जून 2022 में घट गई है काफ़ी ज़्यादा, और वो हो गई है 573 यूएस डॉलर। ठीक है, इससे क्या हुआ था? हमने रिसेंट में कुछ न्यूज़ भी सुनी थी कि करेंसी डेप्रिशिएशन हो गई थी। उसकी कारण एक कारण यही था कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व हैं, हमारे जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स हैं वो क्या है? घट रहे हैं। उसके कारण हमारी जो करेंसी की वैल्यू है ना वो डाउन जा रही है। तो काफ़ी इफेक्ट डालती हैं ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमी के ऊपर। बाकी हम बात करते हैं कि रिजर्व्स के अंदर दूसरी चीज़ क्या आती है? वो आती है मोनेटरी गोल्ड। मोनेटरी गोल्ड मोनेटरी गोल्ड वो गोल्ड होता है जो कि अथॉरिटीज़ के पास है, और इनकी जो ट्रांजेक्शन्स होती है ना वो ट्रांजेक्शन होती हैं फॉरेन इकोनॉमीज़ एंड उन अथॉरिटीज़ के बीच में। ठीक है, तो मोनेटरी गोल्ड वो गोल्ड है जो कि अथॉरिटीज़ के पास है। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की जो कि है एस डी आर। एस डी आर स्टैंड फॉर स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स अगर मैं कहूँ तो एक आर्टिफिशियल करेंसी ही है जिसे यूज़ किया जाता है करेंसी एक्सचेंज के लिए, या फिर लोन्स हमें किसी को रीपेमेंट करनी है किसी कंट्री की, या फिर किसी इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, तो इन सब के लिए, या फिर कोई और भी हो सकता है, या किसी और पेमेंट के लिए हमें क्या हम यूज़ कर सकते हैं? एस डी आर्स को यूज़ कर सकते हैं। एस डी आर कौन इशू करता है? एस डी आर हमें आई एम एफ इशू करता है। आई एम एफ हर साल डेली बेसिस पर किसकी कैलकुलेशन करता है? एस डी आर की। हर कंट्री की अलग अलग एस डी आर होती है, और इसमें जो टॉप है वो है यूएस डॉलर। यूएस डॉलर की सबसे ज़्यादा एस डी आर है, और इनके बेसिस पर ही इसको मिला के
4 और कंट्रीज़ है जिसके बेसिस पर इंडिया की या फिर बाकी भी देशों की एसडीआर को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ आइटम की, जो इसके अंदर आता रिजर्व पोजीशन विद IMF। इसके अंदर वैसे तो कोटा सब्सक्रिप्शन भी आता है, बट मेनली इसके अंदर क्या आता है कि जो मेंबर कंट्रीज इसके अंदर है IMF के अंदर, वो लेंड जब करती है IMF को, तो वो उसकी क्या बन जाती है, रिजर्व पोजीशन बन जाती है IMF के साथ। तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा रिकॉर्ड किया जाएगा किसके अंदर, ऑफिशियल फाइनेंसिंग के अंदर। तो ये जो कुछ कंपोनेंट थे वो थे ऑफिशियल फाइनेंसिंग की। अब जो इनका टोटल होगा, ऑफिशियल फाइनेंसिंग का टोटल होगा प्लस जो कैपिटल अकाउंट का हमारा बैलेंस होगा प्लस जो करंट अकाउंट का बैलेंस होगा, वो सब ऐड कर कर हमारा क्या आ जाएगा, BOP का बैलेंस। ठीक है, BOP का बैलेंस आ जाएगा। अगर हम इसको एक स्टेटमेंट के थ्रू देखें तो देखिए ज़रा, सबसे पहले क्या है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में विजिबल्स में हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। वो हो गया हमारा A आइटम। उसके बाद इनविजिबल, इनविजिबल में हमारा क्या होगा, कुछ तो हमारी हो रही होंगी रिसीट्स और कुछ होंगी पेमेंट्स। रिसीट्स में से हम क्या करेंगे, पेमेंट में माइनस कर देंगे, पेमेंट माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इनविजिबल्स। तो वो होगा हमारा B आइटम। इन दोनों को ऐड कर देंगे और ये जो है हमारा फर्दर ऐड होगा टोटल बैलेंस निकालने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आ जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल इनफ्लो। और जो इनफ्लो हो रहा होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल का, जो इनफ्लो हो रहा होगा वो हम ऐड कर देंगे और आउटफ्लो को माइनस कर देंगे। वो क्या आ जाएगी, नेट कैपिटल इनफ्लो आ जाएगी शॉर्ट टर्म के अंदर। ऐसे ही हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म का कर देंगे, जो इनफ्लो होगा उसमें से आउटफ्लो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, नेट आ जाएगी। उसके बाद हम टोटल इन्वेस्टमेंट्स को ले लेंगे, जो भी हमने FDI एंड FPI पढ़ी थी उन सब इन्वेस्टमेंट्स को हम इसके अंदर ले लेंगे। ठीक है, और फिर बैलेंसिंग आइटम, और इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वो फर्दर ऐड हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमने थर्ड पढ़ा था ऑफिशियल फाइनेंसिंग के बारे में। ऑफिशियल फाइनेंसिंग में सबसे पहले फॉरेन करेंसी बोरोइंग, बोरोइंग को हम कर देंगे ऐड और लेंडिंग को हम कर देंगे माइनस। तो वो क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा, नेट जो हमने फॉरेन करेंसी बोरो करी वो। उसके बाद चेंज इन रिजर्व्स, रिजर्व्स जिन जो जो हमने रिजर्व्स पढ़े वो उनके अंदर चेंज, मतलब एडिशन कितना हुआ है और हमने ड्राइंग्स कितनी की है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा। उसके बाद ट्रांजेक्शन विद IMF एंड अदर सेंट्रल बैंक, जिस जो हमने पढ़ा अभी, और ये भी किसके अंदर ऐड हो जाएगा, ऑफिशियल फाइनेंसिंग के। और इन सब का टोटल, करंट अकाउंट का टोटल, कैपिटल अकाउंट का टोटल एंड ऑफिशियल फाइनेंसिंग का टोटल हमें ये बताएगा कि हमारी जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग पोजीशन है वो कैसी है। अब ये तो हो गया कि ब्रीफ में हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कैसा दिखता है। बट अगर आपको पूरा डिटेल देखना है कि BOP के अंदर क्या क्या आइटम्स आती हैं विद उनकी डेफिनेशन, वो आप चेकआउट कर सकते हैं RBI की वेबसाइट पर जाके। मैं RBI का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। एंड मैं पाथ भी आपको बता दूंगी कि RBI की वेबसाइट पर जाके किधर आपको जाना है, तो वो पाथ भी प्रोवाइड करा दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, या आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए ले सकते हैं। बट अगर आपको सिर्फ ब्रीफ में जानना है, ब्रीफ के लिए इट इज़ इनफ। सो दैट्स ऑल अबाउट BOP अकाउंटिंग प्रोसीजर, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे कैसे हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप growing, and if you like it, give it a thumbs up. If you have any doubt, feel free to ask in comment and subscribe for more.